हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, सो बच्चों आज के इस क्लास में हम बहुत ही बढ़िया तरीके से चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नेम एक बार देख लीजिए, आपके सामने है। सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, दोनों में फर्क क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या है, कुछ कन्वर्जन्स की बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, कुछ कन्वर्जन्स है, इसको अच्छे से करेंगे। तो जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक, और लास्ट में एक लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, और लास्ट में एक आपका छोटा सा टॉपिक आता है ग्रीन जीएनपी का भी, राइट। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजे, व्हाट इज नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। देखो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इनकम। इनकम का मतलब होता है एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है, उसी को हम बोलते हैं इनकम। बट नेशनल इनकम का मतलब है कि पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, यानी हमारे देश के नागरिकों के द्वारा पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम का मतलब है कि पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी हमारे देश के नागरिकों के द्वारा पूरे देश में कितना पैसा जनरेट किया जा रहा है एक साल के अंदर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब है एक साल के अंदर। एक साल जनरली यहां पर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यही बात करें तो दिस इज योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कितना पैसा जनरेट किया जा रहा है, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, दोनों में फर्क है। देखो फैक्टर इनकम क्या होता है बच्चे, फैक्टर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो मैंने कमाई है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। मैंने कोई ना कोई सर्विसेज दी है, इसके बदले में जो मैं पैसा कमाती हूं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, राइट। अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम क्या। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो मैं कमा रही हूं बट इसके लिए मैं कोई भी सर्विसेज नहीं दे रही हूं, किसी के लिए कोई काम नहीं किया, किसी को कोई सर्विसेज नहीं दी, बट स्टिल मैं यहां पर पैसा कमा रही हूं। जैसे डोनेशन की फॉर्म में मैंने पैसा कमाया, स्कॉलरशिप की फॉर्म में पैसा कमाया, गिफ्ट्स की फॉर्म में पैसा कमाया, यानी ऐसा पैसा जो मैं कमा रही हूं बट मैं इसके लिए कोई भी सर्विसेज वगैरह यहां पर नहीं दे रही हूं, राइट। अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं तो आपको बहुत ही अच्छे से यहां पर क्लियर हो जाएगा यहां पर मैं क्या बात कर रही हूं। एग्जांपल समझना, लेट्स से राजे मान लीजिए, मान लो लेट्स से मैं मंदिर के बाहर अगर बात करती हूँ, लेट्स से मान लो मैं बहुत गरीब इंसान हूं बट मैं मेहनत की कमाई करती हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, किसी के फटाफट से जूते चमकाना शुरू कर दिए, और जूते चमका के मैंने बोला पैसे दे दो, उसने मुझे 5 रुपए दे दी, ठीक है, उसने मुझे 5 रुपए दे दी। तो ये जो 5 रुपए जो मैंने कमाए, क्या वो फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम? ये फैक्टर इनकम, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने उसके लिए काम किया, मैंने उसके जूते चमकाए, इसके बदले जो मैंने पैसा कमाया, यानी ऐसी इनकम जो मैं कमा रही हूँ बाय प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, मैं कोई ना कोई सर्विसेज दे रही हूँ, उसके बदले में जो मैं पैसा कमाती हूँ वो क्या होती है आपकी फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, लेट्स से मैंने भिखारी की तरह पैसे मांगे, पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, कोई मुझे 5 रुपए पकड़ा गया। तो ये जो मैंने पैसा 5 रुपए कमाया, क्या मैंने किसी को कोई सर्विसेज दी, किसी के लिए कोई काम किया? नहीं, बट स्टिल मैंने पैसा कमाया, यस। तो ये है ट्रांसफर इनकम, यानी ऐसी इनकम जो मैं कमा रही हूँ बट बाय नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, मैं कोई सर्विसेज नहीं दे रही बट स्टिल वो मैं पैसा कमा रही हूँ, वो होती है आपकी ट्रांसफर इनकम। अब ये मेहनत की कमाई है इसलिए इसको अर्न्ड इनकम बोला जाता है और इसको इंक्लूड किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये मेहनत की कमाई नहीं है, फूकट का पैसा है, तो अनअर्न्ड इनकम है, यानी कमाया गया पैसा नहीं है, और इसको इंक्लूड नहीं किया जाता इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी की सारी फैक्टर इनकम होती है, राइट। मैंने किसी को मान लो किसी को अपनी लैंड दी तो रेंट की फॉर्म में पैसा कमा रही हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है, फूकट में नहीं कमा रही पैसा, है ना। कहीं पर मैं लेबर की तरह काम कर रही हूँ तो वेजेस की फॉर्म में पैसा कमा रही हूँ, कहीं पर मैंने कैपिटल लगाई तो इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा कमा रही हूँ, अगर मैं कहीं पे एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रही हूँ तो प्रॉफिट की फॉर्म में पैसा कमा रही हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है। अगर ये जो है डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये सारी की सारी क्या होती है ट्रांसफर इनकम, यानी ऐसा पैसा जो कमाया गया फूकट का पैसा होता है, अनअर्न्ड इनकम होती है, और इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन पे एक चीज बताइए, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन वो आपकी फैक्टर इनकम के अंदर आएगी या ट्रांसफर इनकम के अंदर आएगी? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताना कि जो रिटायरमेंट पेंशन है वो आपकी फैक्टर इनकम में आएगी या ट्रांसफर इनकम के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है जो हमारे देश का नागरिक होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट।
अब बात करते हैं कौन है हमारे देश का नागरिक, कौन है हमारे देश का नागरिक जो कम से कम हमारे देश में 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय के लिए रह रहा हो, वो होता है हमारे देश का नागरिक, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारे देश के लिए हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश का मतलब ये है कि वो हमारे देश में ही प्रोडक्शन कर रहा है, हमारे देश में ही कंजम्पशन कर रहा है, हमारे देश में ही पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यानी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमारे देश के अंदर कर रहा है, यानी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, वो हमारे देश के लिए है, राइट। तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंट जो कम से कम 1 साल या 1 साल ज्यादा हमारे देश में रह रहा हो और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश में हो, यानी वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे देश में कर रहा हो। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर क्या नहीं आता, इसकी क्या एक्सेप्शंस है। अच्छे से कर लेना, यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट, इसको अच्छे से करके जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर क्या क्या नहीं आता। सबसे पहले बात करी जा रही क्या है, अब फॉरेनर जो हमारे देश में आया ट्रेवल पर्पस के लिए, मान लो कोई भी कनाडा से बंदा आया हमारे देश में घूमने फिरने, छुट्टियां मनाने, है ना, हॉलीडे के लिए, या कोई लोग पढ़ाई का वीजा के लिए आए हैं, या कोई इलाज करवाने आए हमारे देश में, कोई मीटिंग अटेंड करने आए, या कोई गेम वगैरह खेलने आए, तो वो हमारे देश में अगर वो आ रहे हैं तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहे हैं, वो पर्पस पूरा हो जाएगा वापस अपने देश में चले जाएंगे, तो वो अपने ही देश के नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, हमारे देश के नागरिक नहीं। वैसे ही यार हम लोग भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं विदेश, है ना, लोग कनाडा जाते हैं, या कई लोग स्टडी वीजा लगवा के जाते हैं, है ना, या लोग कई बार अपने बीमारियों के इलाज करवाने जाते हैं, लोग हनीमून पर घूमने जाते हैं, तो घूमने जाए महीना 2 महीना, पढ़ाई का वीजा लगाया 2-3 साल का, उसके बाद अब वो पर्पस पूरा होने के बाद लोग वापस अपने देश में आ जाते हैं, राइट, है ना। तो यानी हम अपने ही देश के नॉर्मल रेजिडेंट है, उस टाइम पर कनाडा के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो उल्टा भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। एम ए क्लियर सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट है आपका कोई भी फॉरेन का स्टाफ मेंबर, कोई विदेशी का मेंबर हमारे देश में आ रहा है, स्टाफ मेंबर, या कोई आर्मी ऑफिसर हमारे देश में आ रहा है, या कोई फॉरेन कंट्री का एम्बेसडर, है ना, कोई एम्बेसडर मतलब कोई भी अफसर, कोई भी ऑफिसर हमारे देश में आ रहा है, उसकी पोस्टिंग हमारे देश में हुई है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है, वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो वापस अपने देश में चला जाएगा, तो वो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। और दूसरी चीज, अगर वो हमारे देश में आ भी रहा है ना, तो वो अपने कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे भारत में आके, हमारे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO, IMF, है ना, और बहुत सारे फॉरेन वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको समझाती हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। लेट्स से राजे, ये भारत है, ये भारत है। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि WHO हो गया या IMF हो गया। अगर WHO की बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली के अंदर इसके एक ब्रांच है, तो न्यू दिल्ली के अंदर WHO का एक ऑफिस है। WHO का क्या है, ऑफिस है। इस ऑफिस में अगर मैं बात करूं, इंडियन लोग भी काम कर रहे हैं और विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं, यानी फॉरेन के लोग भी काम कर रहे हैं। जो इंडियन लोग काम कर रहे हैं वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे भारत के नॉर्मल रेजिडेंट में आएंगे, यानी हमारे भारत के नागरिक है। लेकिन जो विदेशी इंसान काम कर रहे हैं इसमें, वो अपने खुद के देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपने खुद के देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर वो नहीं आएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या करी राजे, बात करी है। वैसे यहाँ पर WHO की जगह अगर IMF लेना चाहो तो IMF भी क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी इंडियन लोग भी काम कर रहे हैं, विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं। जो इंडियन लोग काम कर रहे हैं वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट में आएंगे, और जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं वो अपने खुद के देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो खुद के देश के नॉर्मल रेजिडेंट में आएंगे, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट में वो नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या बात करें, ध्यान से देखिए, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, बेसिकली यहाँ पे कुछ शिप क्राफ्ट का मेंबर आ रहा है या कोई एयरक्राफ्ट का मेंबर हमारे देश में आ रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है, वो पर्पस पूरा हो जाएगा, वो वापस अपने देश में चला जाएगा, तो अपने ही देश का नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर वो नहीं आएगा। ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करें। अब आगे जो अगला टॉपिक है वो हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। डोमेस्टिक का मतलब होता है भारत, डोमेस्टिक मतलब होता है भारत, टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री लाइन, टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन, है ना। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भारत के बाउंड्री लाइन के अंदर ही हो रही है। यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है देश में, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो कंजम्पशन है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भारत की बाउंड्री लाइन के अंदर हो रही है, यानी हमारे देश के अंदर हो रही है ना, है ना। विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब है देश के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है, यानी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हमारे देश के अंदर हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब कुछ कन्वर्जन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक कन्वर्जन अच्छे से नहीं करके गए तो बेटा मान के चलिए अगला जो चैप्टर रहेगा तुम्हारा, है ना, जहां पर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखते हो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वो चैप्टर बर्बाद है तुम्हारा। यहां से एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं, फुल फ्लेज यहाँ पर कन्वर्जन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मत छोड़कर जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, 3 प्रकार के कन्वर्जन है, वैसे तो 6 कन्वर्जन है, बट यहीं पर देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, डोमेस्टिक इनकम को अगर मुझे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं। डोमेस्टिक इनकम को आप NDP-8FC भी बोलते हो और नेशनल इनकम को आप NNP-8FC भी बोलते हो। डोमेस्टिक से नेशनल में आओगे तो कैसे करते हो, सबसे पहले फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमारे देश में पैसा आ रहा है तो प्लस, हमारे देश से पैसा जा रहा है तो माइनस, और इसी को राजे हम बोल देते हैं प्लस का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोल देते। क्या बोलते थे इसको हम, प्लस का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एक चीज में से एक चीज माइनस की जाए तो आगे क्या बोल देते, प्लस का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोल दिया जाता है। यहां तक क्लियर। लेकिन अगर मान लो लेट्स से उल्टा जाना है, अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर आना है तो आप उल्टा कर दोगे। उल्टा करने का मतलब है प्लस वाली चीज को माइनस कर देना और माइनस वाली चीज को प्लस कर देना, आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, एक फॉर्मूला याद करना है, दूसरा इसका अपोजिट कर देना, इसका उल्टा कर देना। अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर रही हूं और माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर रही हूं तो यहां पे उल्टा हो जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, प्लस वाली चीज को यहां पे माइनस कर देना, माइनस का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस वाली चीज को यहां पर प्लस कर देना, प्लस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहां पे बात करते हैं ग्रोथ से नेट आओगे तो याद रखना, ग्रोथ से नेट आने के लिए आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हो, यहाँ पे माइनस करते हो। वैसे ही नेट से ग्रोथ आना है तो साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जब नेट से ग्रोथ जाओगे तो यहाँ पे माइनस वाली चीज की यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा, प्लस का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, तो याद रखना प्लस का इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस की सब्सिडी करते हैं तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पर आ जाते हैं। लेकिन अगर उल्टा जाना है, अगर मुझे MP से FC पर आना है तो साइन उल्टे कर देना, प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी यहाँ पे और माइनस वाली चीज यहाँ पर प्लस हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है इतना। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहाँ पर बतानी है, ध्यान से देखिए, इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसी को आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल देते हो, इसी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। जब एक चीज में से एक चीज को माइनस किया जाता है तो आगे बस वर्ड लग जाता है नेट, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी जो है यहाँ पर हम लोग इसको बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। ये कन्वर्जन्स आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी प्लीज इसको अच्छे से करके जाएगा। 6 कन्वर्जन्स आपकी बनती है, वैसे 3 है बट इसका अपोजिट कर दोगे तो 6 कन्वर्जन्स है, गलती से भी मत करके जाएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा प्लीज, है ना। चलिए अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। बड़े ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाने वाली हूँ कि यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी यहाँ पर क्या होती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखो अब यहाँ पर जीडीपी के आगे कुछ भी नहीं है। अब जीडीपी के आगे कुछ नहीं गिवन है कि भाई MP है या FC है, अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो याद रखना ये MP ही होगा, है ना। जीडीपी के आगे कुछ नहीं गिवन है तो याद रखना ये MP ही होगा। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। MP का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस बोलो या मार्केट वैल्यू बोलो, एक ही बात है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। P का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन किस चीज की करते हो, या तो गुड्स की करते हो या फिर सर्विसेज की करते हो, ठीक है, गुड्स की या फिर सर्विसेज की। D का मतलब है यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब है जो भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर ही हो रही है। यहाँ पे नॉमिनल का मतलब होता है करंट प्राइस, करंट प्राइस लिया जाता है यहाँ पे। नॉमिनल का मतलब होता है यहाँ पे करंट का प्राइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक बार बात करते हैं। सेम यहाँ पे MP का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। P का मतलब है प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन किस चीज की होती है, तो गुड्स की प्रोडक्शन होती है या फिर सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। D का मतलब होता है डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और यहां पर रियल का मतलब है बेस ईयर प्राइस, जैसे जिसको कांस्टेंट प्राइस भी लिया जाता है। बेस ईयर प्राइस बोल दो, इसको बेस ईयर प्राइस बोल दो, या इसी को हम कांस्टेंट प्राइस भी बोल देते। क्या बोलते थे, कांस्टेंट प्राइस लिया जाता है यहाँ पे, कांस्टेंट प्राइस। अब बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बात करी जा रही है। अभी मैंने आपको एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, ध्यान से देखिए। सबसे
सबसे पहले देखिए, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी जो भी प्रोडक्शन हो रही है एक साल के अंदर हो रही है, जिसको किसमें मेजर करते हैं हम, करंट ईयर प्राइस पे जो है हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अभी मैं समझाऊंगी करंट ईयर प्राइस का मतलब क्या है, अभी सिर्फ डेफिनेशन पे चलते हैं। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसको किसमें मेजर किया जाता है, बेस ईयर प्राइस पर, या फिर जिसको हम कांस्टेंट प्राइस भी बोल देते हैं, उस पर जो है हम इसको मेजर करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब बड़े ध्यान से देखिएगा एक चीज, बड़े ध्यान से एक चीज देखना, यहां पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपकी दो चीजों पे इफेक्ट होती है। आपकी नॉमिनल जीडीपी में देखो, प्राइस में तो चेंज आएगा ही आएगा, करंट ईयर प्राइस लिया जाता है तो यानी प्राइस में तो चेंज आएगा ही आएगा, राइट। बट क्वांटिटी में चेंज आ भी सकता है और क्वांटिटी में चेंज नहीं भी आ सकता, यानी आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है वो दो वजह से अफेक्ट होती है, यानी प्राइस में तो चेंज आएगा ही आएगा, क्वांटिटी में चेंज आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं, रियल जीडीपी में तो बेस ईयर प्राइस लिया जाता है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा, वो होता है आपका रियल जीडीपी। क्या होता है मेरे बच्चे, आपका रियल जीडीपी। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले अगर आप यहां पे बात करूं, ये मैंने ईयर गिवन है मेरे पास 2004-5 और ये है 2013-14, तो एक तरह से ये मेरे लिए बेस ईयर है, ये मेरे लिए करंट ईयर है, राइट। मान लो मार्केट में सिर्फ तीन ही कॉमोडिटी मैंने अज्यूम करी है, व्हीट है, क्लोथ है, शुगर है, व्हीट है, क्लोथ है, शुगर है, सेम यहाँ पे भी लिख लो, ये मेरे पास बेस ईयर है, ये मेरे पास करंट ईयर है, तीन कॉमोडिटी मैंने यहाँ पर अज्यूम करी है, तीन कॉमोडिटी मैंने यहाँ पर क्या करी, अज्यूम करी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर लेट्स से क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन है, ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन है, यहाँ पे मैंने जीडीपी टेम्पी कैसे निकाला है, क्वांटिटी इंटू में प्राइस करके मैंने जीडीपी टेम्पी निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, जीडीपी आ गई 2004 और 5 की, ठीक है। सेम यहाँ पे देख लीजिए कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका प्राइस ये है, तो आपने जीडीपी टेम्पी यहाँ पर क्वांटिटी इंटू में प्राइस करके मैंने यहाँ पर निकालने की कोशिश करी है, राइट। सीधी सी बात है, सेम क्वांटिटी इंटू में प्राइस, क्वांटिटी इंटू में प्राइस, क्वांटिटी इंटू में प्राइस करके मैंने निकाला, और यहाँ पर जो है मेरे पास जो है 2004-5 की क्या आ गई, जीडीपी आ गई, है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ तक सॉर्टेड है। अब ध्यान से देखिएगा, अब फर्क क्या है, यहां पर मुझे बताना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। ऊपर तक अगर मैं बात करूं, यहां तक अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल दोनों का सेम है, इसकी भी जो जीडीपी 5000 है उसकी भी जीडीपी कितनी निकल के आ रही है, 5000, डिट्टो ऊपर कॉपी पेस्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, जिसमें करंट ईयर का प्राइस लिया जाता है, यानी प्राइस तो चेंज हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, ऑलमोस्ट 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ रहा है। क्वांटिटी में चेंज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन यहां पर जो मैं एग्जांपल लेके आई हूं वो ये वाला लेके आई है ना, तो यानी यहां पर जो अगर बात करूं, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, हम एग्जांपल इस एग्जांपल से समझ रहे हैं कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट यहां पर महंगाई बढ़ रही है। अब क्वांटिटी इंटू में प्राइस करो, क्वांटिटी इंटू में प्राइस करो, क्वांटिटी इंटू में प्राइस करो, तो यहां पर मेरी जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी यहां पर जो मेरी जीडीपी बढ़ रही है वो सिर्फ महंगाई के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, प्राइस में बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, बट देश में महंगाई बढ़ रही है, तो इसी वजह से जो है मेरे देश की यहां पर क्या हो रही है, जीडीपी यहां पर बढ़ रही है। एम आई क्लियर, यहां तक देख पा रहे हैं। और अगर मैं यहां पे बात करूं, रियल जीडीपी क्या है, जहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस कांस्टेंट है, बेस ईयर प्राइस लिया जा रहा है, कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी महंगाई नहीं बढ़ रही है, यहां पर प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, और प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इससे इसको इससे किया है, तो यहां पर जो मेरी जीडीपी बढ़ रही है, 5000 से 9000 हुई है, जो मेरी जीडीपी बढ़ी है वो सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से, यानी प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से हुई है, महंगाई के बढ़ने की वजह से यहां पर नहीं हुई। तो यहां पर मैं सबसे पहले मैंने आप लोगों को मीनिंग करवाया कि मीनिंग क्या है नॉमिनल जीडीपी का, तो मीनिंग में आपको पहले मैंने ऊपर से करवा दिया कि इसको मेजर किया जाता है करंट ईयर प्राइस में, इसको मेजर किया जाता है बेस ईयर प्राइस में, पहला मैंने ये करा। दूसरा पॉइंट मैंने ये करवाया आपको कि जो आपकी नॉमिनल जीडीपी वो दो वजह से अफेक्ट होती है, प्राइस में तो चेंज आएगा ही आएगा क्योंकि करंट ईयर प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी में चेंज आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन रियल जीडीपी जो है प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने, क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से ही सिर्फ रियल जीडीपी में चेंज आता है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि यहां पर जो मेरी जीडीपी बढ़ रही है वो सिर्फ महंगाई की बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, यानी यहां पर ये शो नहीं करता, इट डज नॉट शो, ठीक है, इट डज नॉट शो एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहां पर मुझे एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में नहीं पता चल रहा, क्योंकि यहां पे मेरी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है, यहां पर मेरी महंगाई के बढ़ने की वजह से जो है यहां पर जीडीपी बढ़ी है, तो मुझे यहां पर एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में नहीं पता चल रहा। बट यहां पर जो है मुझे एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चलता है, क्योंकि यहां पर जो मेरी जीडीपी बढ़ रही है वो सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने की वजह से नहीं हो रही। तो यहां पर मुझे एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज कितने हमारे देश में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, 3 पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है। चौथा पॉइंट देखिए क्या आएगा। चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर नॉमिनल जीडीपी में बात करूं तो मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम अराइज होती है। यहां पे मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम क्या होती है? मनी इल्यूजन का मतलब है जहां पर आपकी जीडीपी बढ़े वो सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़े, क्वांटिटी में कोई भी चेंज ना आए, उसको हम बोलते हैं मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन का मतलब है कि जब आपकी जीडीपी बढ़े वो सिर्फ महंगाई के बढ़ने की वजह से बढ़े, क्वांटिटी में कोई भी चेंज ना आए, उसी को हम कहते हैं मनी इल्यूजन, जो कि नॉमिनल जीडीपी में होता है। रियल जीडीपी में जो है मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, क्योंकि यहां पर जो भी मेरी जीडीपी बढ़ती है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से, क्वांटिटी की बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। तो यहां पर मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, यहां पर मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्योंकि यहां पर जो जीडीपी बढ़ रही है वो सिर्फ महंगाई के बढ़ने की वजह से हो रही है, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से नहीं हो रही। पांचवा पॉइंट, यहां पर मुझे इन्फ्लेशन के बारे में पता चल रहा है कि देश में कितनी इन्फ्लेशन आ रही है, और यहां पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि देश, हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ और डेवलप कर रही है। यहां पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ और डेवलप करे। ग्रोथ करने का मतलब है जीडीपी बढ़ना, जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन का बढ़ जाना, जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन का बढ़ जाना, प्रोडक्शन का क्या हो जाना, बढ़ जाना। यहाँ पे तो प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रही, यहाँ तो सिर्फ महंगाई बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल पाता कि देश में हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, कितनी डेवलप कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे महंगाई के बारे में पता चल रहा है कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ रही है, एक्चुअल में जीडीपी बढ़ रहा है। यहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही, बल्कि यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मेरी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, कितनी डेवलप कर रही है। तो ये हम लोगों ने बात करी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों रियल जीडीपी ज्यादा बेटर मेथड है ना, ज्यादा बेटर मेथड है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी ज्यादा इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ रही है वो प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, ना कि प्राइस की बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ रही। यहाँ पे कोई भी मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम नहीं होती, और यहाँ पर मुझे ये पता चल पाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ और डेवलप कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो भी जीडीपी बढ़ रही है वो प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, ना कि महंगाई की वजह से। यानी ये इन्फ्लेशन इफेक्ट को इग्नोर करता है कि देश में कितनी महंगाई आ रही है, ये यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ रही है वो सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जीडीपी बढ़ रही है। एंड दैट्स व्हाई रियल जीडीपी मेथड जो है ज्यादा बेटर मेथड है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी मेथड। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो बेटा इससे रिलेटेड जो है मैं आपके लिए प्रॉपर वो लेकर आई हूं। एक बार प्लीज इस चीज को अच्छे से देख लेना कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, प्रॉपर डिफरेंस है आपके लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ऑलरेडी मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको मदद मिल जाए कि आपको पेपर में किस तरीके से लिख रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर को ही प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। बेटा इसका ना यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहां से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय में रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी को ही आप बोलते हो जीडीपी एट करंट प्राइस, है ना, क्योंकि नॉमिनल का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस और रियल का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। तो याद रखना, नॉमिनल जीडीपी को बोला जाता है जीडीपी एट करंट प्राइस और रियल जीडीपी को बोला जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। याद रखेगा इस चीज को। अब कुछ कन्वर्जन्स है, आपको ये कन्वर्जन्स करने की नीड है नहीं है मैम, क्यों? बेटा इसी फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर रियल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, आपको जीडीपी डिफ्लेटर लगाना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर क्या है 660 है, रियल जीडीपी कितना है आपको यहाँ पे 600 गिवन है, इनटू में 100 किया तो बस निकाल लीजिए। आप लोगों का यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा, जिसको मैं प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पर बोल देती हूँ, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर बोलो या प्राइस इंडेक्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, देखिए यहां पर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, जो मैं बोल रही थी ना कन्वर्जन। अब यहां पर आपको नॉमिनल जीडीपी को फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं ऊपर नीचे करके, कहते हैं ना इधर उधर करके फॉर्मूला बनाया हुआ है और कुछ नहीं, आप एक ही फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आपको यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स भी गिवन है। प्राइस इंडेक्स का मतलब है जीडीपी
डिफ्लेटर गिवन है आपके पास, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी आपके पास 240 है, इनटू में 100 करिए, इधर उधर करके आप लोग यहाँ पर निकाल दीजिएगा नॉमिनल जीडीपी। बहुत आसान है, इजी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक छोटा सा होमवर्क है, मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर की, यहां पर बात कर रहे हैं, यानी यहां पर मैं जीडीपी के फायदे की बात करूं। अब जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा? जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है देश में प्रोडक्शन बढ़ना। हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतना ही ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। हमेशा याद रखना। सो जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब क्या होता है कि भाई इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी हमारे देश में प्रोडक्शन का बढ़ जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी का बढ़ना। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में का बढ़ जाना, राइट? सीधी सी बात है। अब एक चीज याद रखना, देखो अब फायदा क्या है? अगर जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उससे फायदा क्या होगा? देखो जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन उतना ज्यादा लोगों के पास काम, जितना काम उतना पैसा, जितना पैसा होगा उतनी देश में गरीबी कम, गरीबी कम तो अमीर गरीब के बीच में गैप कम हो जाएगा, ठीक है? अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो बनाने वाला और ज्यादा बनाएगा, और बनाने वाला और ज्यादा बना रहा है तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर क्या करिए राजे बात करिए। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना लोगों के पास काम, जितना काम उतना पैसा, जितना पैसा उतनी गरीबी कम, जितनी गरीबी कम उतनी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम, और जितना लोगों का पैसा उतना लोग खरीदेंगे, जितना खरीद रहे उतना बनाने वाला बनाएगा, और जितनी प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा देश का क्या होगा? यहाँ पर जीडीपी बढ़ जाएगा, राइट? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है? लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, जरूर करके जाना कि भाई जीडीपी की क्या क्या लिमिटेशंस है, यानी जब जीडीपी को हम एस्टिमेट करते हैं तो क्या क्या कमियां रह जाती है जीडीपी को निकालते हुए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या आ रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या? बड़े ध्यान से देखो। देखो भाई, नो डाउट आज हमारे देश में जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन आज हमारी बढ़ रही है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है लोगों के पास काम भी बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। काम बढ़ने का मतलब है लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, नो डाउट। लेकिन जो पैसा आ रहा है ना लोगों के पास, वो बहुत ही ज्यादा अनइक्वल आ रहा है। यानी जो लोगों के पास पैसा आ रहा है वो बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से राजे एक हॉस्पिटल है, लेट्स से मेरे बच्चे ये एक आपका एक छोटा सा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी चाहिए, और इस हॉस्पिटल में नर्स और कंपाउंडर वगैरह भी चाहिए होते हैं, राइट? है ना? इस हॉस्पिटल में कंपाउंडर भी चाहिए। अब जो डॉक्टर है वो सिर्फ 1 घंटे के ऑपरेशन में लाखों रुपए छाप लेता है, सिर्फ एक दिन में, सिर्फ 1 घंटे के ऑपरेशन में लाखों रुपए छाप लेता है। पर दूसरी तरफ अगर मैं कंपाउंडर की बात करूं, पूरा साल 8-8 घंटे काम करने पर भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना कि डॉक्टर सिर्फ 1 दिन में 1 घंटे के ऑपरेशन में उतना पैसा कमा लेता है, राइट? तो यहीं पे हमने बात करी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है वो बहुत ज्यादा अनइक्वल है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, गरीब के पास पैसा कम है। यानी द रिच इज गेटिंग मोर रिचर, अमीर और अमीर हो रहा है, जो पुअर इज गेटिंग मोर पुअर, गरीब और गरीब हो रहा है। यानी हैव और हैव नॉट के बीच में गैप बढ़ रहा है। जिसके पास है उसके पास और आ रहा है, और जिसके पास नहीं है उसके पास और नहीं आ रहा। और इसी की वजह से देश में इनइक्वालिटी की जो है प्रॉब्लम आ रही है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। यही हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि भाई नो डाउट जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन, जीडीपी बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब लोगों के पास काम है, काम का मतलब है लोगों के पास पैसा है। लेकिन जो पैसा आ रहा है वो बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है? जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, गरीब जो है वो बहुत गरीब हो रहे हैं, और इसी की वजह से अमीर गरीब के बीच में गैप बढ़ रहा है, और देश में क्या आ रही है? इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपर नोट्स आप लोगों के लिए बना के आई हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। इस तरीके से ही आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, जो समझाया है वही बहुत ही ईजी तरीके में यहां पर लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब यह है कि देखो नो डाउट आज हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन किस चीज की ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रही है? आज हमारे देश में डिफेंस गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। डिफेंस गुड्स का मतलब है बम, बारूद, मिसाइलें, टैंकर्स, इन सब चीजों की ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड्स। नो डाउट ये गुड्स बहुत जरूरी है, ये गुड्स बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इससे मैं सर्वाइवल नहीं कर, सर्वाइवल के लिए नॉर्मल गुड्स चाहिए, है ना? तो नॉर्मल गुड्स जैसे कि खाने पीने की चीजें, कपड़े वगैरह, ये सारी चीजें चाहिए एक इंसान के सर्वाइवल के लिए। तो वही बात करें, आज यही प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नो डाउट आज हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रही है,
जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, बट किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रही है? डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन आज हमारे देश में ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड्स। नो डाउट डिफेंस गुड्स बहुत ज्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, बट डिफेंस गुड्स से हम लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते। डिफेंस गुड्स से देश की सिर्फ सुरक्षा हो सकती है, देश का वेलफेयर नहीं हो सकता डिफेंस गुड्स से। तो इसलिए नॉर्मल गुड्स की भी प्रोडक्शन को उतना ही बढ़ाना हमारे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स से ही हम अपने सर्वाइवल कर पाएंगे, नॉर्मल गुड्स से ही जो है देश का क्या होगा, वेलफेयर जो है हो पाएगा। तो वही बात करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हमारे देश में जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है वो डिफेंस गुड्स की ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस या फिर बार्टर सिस्टम। क्या मतलब है? देखो भाई, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या जिसको मैं बार्टर सिस्टम भी बोल देती हूँ। बार्टर सिस्टम क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी जहां पे मनी का लेना देना नहीं है ना, जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे हमारे देश की जीडीपी कितनी है? मैंने बोला हमारे देश की जीडीपी मान लो 100 करोड़ है ना, हमारे देश की मान लो 100 करोड़ है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो, मान लो राजे, मेरे घर में काम करने के लिए मैंने कोई मेड को हायर किया। वो जो मेड है वो घर के सारे काम कर रही है, झाड़ू पोछे बर्तन है ना, कपड़े धोना, हर काम कर रही है, और उसके बदले में उसको तनख्वाह भी दे रही हूँ, उसके बदले में उसको पैसा भी दे रही हूँ, है ना, उसके बदले में उसको पैसा दे रही हूँ, यानी रिवॉर्ड दे रही हूँ उसकी सर्विसेज का। क्या वो इंक्लूड होगा इन दी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी? बिल्कुल का वो इंक्लूड होगा इन दी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। क्यों होगा? क्योंकि वो रिवॉर्ड है उसकी सर्विसेज का। तो बिल्कुल मेरी यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू मान लो जो भी है वो जीडीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है। लेकिन अगर यही जो काम जो मेरे घर में मेड करती थी, यही काम मान लो मेरी मम्मी कर रही, मेरी मम्मी घर के सारे काम कर रही है, झाड़ू पोछे बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, डस्टिंग करना, सारे काम कर रही है, तो क्या मैंने मम्मी को यहाँ पे कुछ पैसा दिया? क्या यहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ? कुछ मनी की फॉर्म में कोई लेन देन हुआ? नहीं हुआ। क्या ये इंक्लूड होगा इन दी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी? नहीं होगा। और यही कारण है कि जो मेरी जीडीपी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट हो जाती है। अंडर एस्टिमेट का मतलब है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो वही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जब जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मनी का कोई लेना देना नहीं हुआ, या जिसको बार्टर सिस्टम भी बोल देते हैं, यानी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई जो मेरी जीडीपी है वो यहाँ पर क्या रह जाती है, अंडर एस्टिमेट जो है यहाँ पर रह जाती है। लास्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पॉइंट आता है, घोल कर पी जाना। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है इन 3 पॉइंट्स के अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेरी जीडीपी अफेक्ट होती है। इससे देश के ऊपर या तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है देश के ऊपर, बट इससे जो है हमारे देश की क्या होती है, इंपैक्ट होती है। देख लीजिए, तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है, तो एक्सटर्नलिटीज मतलब गुड और बैड इंपैक्ट्स, यानी कुछ गुड्स इंपैक्ट्स है या बैड इंपैक्ट्स है जो इंक्लूड नहीं किए जाते इन दी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। गुड इंपैक्ट्स मतलब जिससे देश पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, बैड इंपैक्ट मतलब जिससे देश पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, बट स्टिल इसको इंक्लूड नहीं किया जाता इन दी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, ध्यान से देखिए, 2 प्रकार की जनरली एक्सटर्नलिटीज होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक होती है मेरे बच्चे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये होता है कि जिससे देश के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, जिससे हमारे देश के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, बट स्टिल हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे इन दी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, एंड दैट्स व्हाई हमारी जीडीपी की वैल्यू यहाँ पर क्या रह जाती है, अंडर एस्टिमेट रह जाती है। मैं एग्जांपल समझाती हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, लेट्स से ये मिस्टर एक्स का घर है, ये मिस्टर वाई का घर है। मिस्टर वाई का एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा गार्डन है ना, बहुत ही सुंदर सा गार्डन, पर एक गार्डन बहुत ज्यादा गंदा हो गया। तो मिस्टर एक्स रोज देखता है कि गार्डन बहुत गंदा है, गार्डन बहुत गंदा है। एक दिन मिस्टर एक्स आके सोचता है कि चलो मैं गार्डन को साफ कर देता हूँ। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, फटाफट से गार्डन की सफाई कर दी, झाड़ू लगा दी, गार्डन को साफ कर दिया, राइट। अब मिस्टर एक्स ने जो काम किया वो तो एक सोशल सर्विस, एक समाज सेवा के नाते कर दिया। क्या मिस्टर वाई उसको कुछ पैसा देगा? नहीं देगा। क्या वो कोई पैसा देगा? नहीं। अरे पैसे के लिए कोई ना काम किया, भिखारी को ना, वो तो ऐसी समाज सेवा के लिए कर दिया गार्डन साफ, है ना। तो क्या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कोई पैसा देगा? नहीं। क्या जो इसने काम किया है, क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे का कोई भी लेन देन नहीं। इससे देश के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ा है, बट स्टिल इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन दी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे मनी का कोई भी लेन देन नहीं हो रहा। बट अगर यही गार्डन कोई गार्डनर करता, माली साफ करता, है ना, मिस्टर वाई का गार्डन अगर कोई माली साफ करता, तो क्या माली फूकट में करता? नहीं। तो मिस्टर वाई को उसको कुछ पैसा देना पड़ता है ना, तो उसके पास पैसा है ना।
मिस्टर वाई को कोई ना कोई इसको पैसा देना पड़ता है, तो क्या वो इंक्लूड होता है इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी? वो इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वो इंक्लूड होता है इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। लेकिन यही काम माली की जगह मिस्टर एक्स ने कर दिया, गार्डन साफ कर दिया, एक समाज सेवा के नाते कर दिया। मिस्टर वाई इसको क्या कुछ पे करेगा? नहीं करेगा। क्या वो इंक्लूड होगा इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी? नहीं होगा। एंड दैट्स वाई यहाँ पर जीडीपी की वैल्यू भी क्या रह जाती है? अंडर एस्टिमेट रह जाती है। वही माली कर रहा है, वही सेम काम माली कर रहा है, उसको हम पैसा दे रहे हैं, वो इंक्लूड हो रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। लेकिन अगर यही काम मिस्टर एक्स ने कर दिया तो उसको उस काम का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, राइट? वो एक समाज सेवा के नाते उसने ऐसे काम कर दिया है, राइट? वो इंक्लूड नहीं होगा इन द एस्टिमेशन। तो वही बात करें, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है जिसके देश पर, हमारे देश पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ा है, बट स्टिल इसको इंक्लूड नहीं किया जाता इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, और इसकी वजह से हमारी जीडीपी की वैल्यू क्या रह जाती है? अंडर एस्टिमेट जो है रह जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पेपर में लिखना कैसे आपको प्रॉपर यहाँ पे नोट्स में आप लोगों को दे। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि जिससे हमारे देश के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, जिससे हम ऐसा कुछ हुआ है हमारे देश में जिससे हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, बट स्टिल हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, मान लो जूते की इंडस्ट्री है, मान लो ये जो इंडस्ट्री है ये शूज बनाने की इंडस्ट्रीज है। अब शूज बन रहे, जूते बन रहे, तो जो प्रोडक्शन हो रही है वो तो इंक्लूड होगा इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। पर यही इंडस्ट्री बहुत ज्यादा धुआं क्रिएट कर रही है, एयर पोल्यूशन कर रही है, वाटर पोल्यूशन कर रही है, नॉइज पोल्यूशन कर रही है, यानी इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में, इतना ज्यादा एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो क्या ये जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसको इंक्लूड किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी? नहीं। इससे हमारे देश पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं पॉल्यूशन से, बट क्या इसको इंक्लूड किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी? नहीं किया जाता है। तो वही बात कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्निटी का मतलब होता है जिससे हमारे देश के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, बट स्टिल हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ये हम लोगों ने यहां पर क्या करिए राजे, बात करिए। एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट में आपका, ग्रीन जीएनपी क्या होता है, फिर आपका पूरा को पूरा जो है चैप्टर ओवर हो जाएगा। ग्रीन जीएनपी, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करी जा रही है। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन तो बढ़ाओ देश में, जितना हो सके देश में प्रोडक्शन करो, अच्छी बात है, बट कुछ बातों का ध्यान दो। ग्रीन का मतलब ही क्या होता है? ग्रीन का मतलब है एनवायरमेंट फ्रेंडली होकर प्रोडक्शन करो, यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ाओ, बट ये नहीं कि इतना ज्यादा पॉल्यूट कर दो एनवायरमेंट को, एयर पोल्यूशन कर दो, वाटर पोल्यूशन कर दो, नॉइज पोल्यूशन कर दो, ये सब नहीं करना, राइट? प्रोडक्शन बढ़ाओ बट एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना, प्लस कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना। ये नहीं कि इंडस्ट्री को खोलने के लिए जानवरों को मार दिया, पेड़ पौधे काट दिए, ये सारी चीजें नहीं करनी, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना। तो ग्रीन जीएनपी का मतलब है कि देश में प्रोडक्शन तो बढ़ाओ, बट इन दो बातों का जरूर ध्यान दो कि एक तो एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना और दूसरा कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। चलिए, तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड लव यू ऑल।